जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आज आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी कैंपस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए 40 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिससे डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इनको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलिए बिना देर किए पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? तो महात्मा गांधी को बेलगांव अधिवेशन में, जो कि 1924 में हुआ था, इसमें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, जो कि अमेरिका में पड़ता है, और इसकी स्थापना करने वाले थे लाला हरदयाल। इसी पर आपका तीसरा प्रश्न बन जाता है कि गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी। चौथा प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने प्रारंभ किया था और ये गांधी इरविन समझौते के बाद, गांधी इरविन के बीच सम्मेलन हुआ था, मतलब महात्मा गांधी और इरविन के बीच, और उसी के बाद क्या किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है कि महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? तो सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का में एकता हो गई थी? तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में, लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में क्या हो गया था, कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल था वो एक हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सातवां, मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो लखनऊ में ही अधिवेशन हुआ था इसका, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने मिलकर एक साथ संयुक्त अधिवेशन किया था और संयुक्त समिति का निर्माण किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1916 ईस्वी में, और पूना में इन्होंने किया था, जिसे आधुनिक पुणे हम कहते हैं, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, मार्च में इन्होंने 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था, होम रूल लीग का। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? ये प्रश्न है। तो सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। देखिए, एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो मद्रास में की थी, और बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल लीग की स्थापना किया था वो पूना में किया था, पुणे में किया था, महाराष्ट्र में किया था। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि किस अधिवेशन में की? तो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, और उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह डिसाइड किया कि अब असहयोग आंदोलन किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 11 नंबर का प्रश्न, भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता है? सार्जेंट, देखिए, वायुसेना में एक पोस्ट होती है सार्जेंट का। ठीक है, और जितने भी सैन्य विभाग होते हैं कहीं न कहीं उसमें आप सार्जेंट की एक पोस्ट देखते हैं। तो भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे बोला गया था? तो महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट बोला गया था। ऐसा किस लिए? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया था, और प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए भी कहा था, इसीलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता था। अगला है 12 नंबर का प्रश्न, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ पर किया था ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किया था? तो सन 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में इन्होंने, गुजरात में, साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के एक किसान नेता थे जिनका नाम था किसान नेता थे राजकुमार। उन्होंने गांधी जी को चंपारण में आने के लिए प्रोत्साहित किया था, और गांधी जी ने यही से अपना पहला सत्याग्रह भारत में प्रारंभ किया था। चंपारण सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है, बिहार में पड़ता है। अगला है 15 नंबर का प्रश्न,
सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो सबसे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया था। दक्षिण अफ्रीका में अपनी बातों को मनवाने के बाद गांधी जी भारत में आए और भारत में भी इसी प्रकार आंदोलनों को जारी रखा। 16 नंबर का प्रश्न है, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ पर किया? तो मैंने अभी आपको बताया था कि चंपारण बिहार में इन्होंने अपना सबसे पहला प्रयोग किया था। सबसे पहली बार सत्याग्रह भारत में गांधी जी ने चंपारण में किया था, बिहार में। चंपारण का आंदोलन कब हुआ? तो सन 1917 ईस्वी में चंपारण का आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न। ये प्रश्न है कि चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो एक प्रथा थी जिसका नाम था तीन कठिया प्रथा। इसी प्रथा को अंग्रेजों ने समाप्त किया था चंपारण विद्रोह के बाद। ठीक है, अगला है 19 नंबर का प्रश्न। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो सन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल में मजदूरों के हड़ताल को लेकर समर्थन किया था। इसको अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। सन 1918 में यह हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों 20 नंबर का। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? तो 1918 में नमक आंदोलन गांधी जी ने चलाया था गुजरात के खेड़ा जिले में। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें कहा गया था कि कर नहीं आंदोलन के नाम से, यानी नो टैक्स आंदोलन के नाम से भी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा उस समय। ये इसलिए क्योंकि नमक पर जो कर लगाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा बहुत हाई लगाया जाता था, और उसी कर को न देने के लिए गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया था गुजरात में। अगला है 21 नंबर का। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो रोलेट एक्ट को 19 मार्च सन 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ और गांधी जी ने इसे काले कानून का नाम दिया था। अगला है 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर में दोस्तों की रोलेट एक्ट क्या था, इसे भी समझना जरूरी है, तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया इस क्वेश्चन को। तो ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, उसके खिलाफ न तो कोई अपील की जा सकती थी, न कोई दलील दी जा सकती थी, और न ही उसका कोई वकील लिया जा सकता था। ठीक है, तो ऐसा रोलेट एक्ट था। इसके द्वारा अगर ये लागू हो जाता उस समय, तो किसी को भी संदेह पर, जिस व्यक्ति को संदेह पर रहता, उस व्यक्ति पर बिना किसी मुकदमे के उसको गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। ठीक है, अगला है 23 नंबर का प्रश्न। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल को प्रारंभ किया। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है कि रोलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 को, और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल रखी थी। 24 नंबर का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो उस समय जनरल डायर था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसमें कौन था? जनरल डायर था। 27 नंबर का प्रश्न है, और इसी ने देखिए जनरल डायर ने ही गोली चलाने का आदेश भी दिया था। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी, किस लिए इसे लाया गया था? तो उस समय भारत के दो लोग थे बहुत ही प्रसिद्ध, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन लोगों की गिरफ्तारी कर दी गई थी। ठीक है, और उसी के विरोध में एक जनसभा का आयोजन किया गया था जिस पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है, यही एक इसका वजह था। आगे 28 नंबर का प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? ये खैर आपसे पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी जान जाइए कि लगभग 379 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन कांग्रेस बताती थी उस समय की लगभग 1000 लोग मारे गए थे, लेकिन वहाँ की जो सरकारी रिपोर्ट थी, उस समय सरकार ब्रिटिशों की थी, तो उन्होंने बताया कि 379 लोग मारे गए थे। अगला है 29 नंबर का प्रश्न, कौन 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन का कारक था? ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया था, अंत किया था। 30 नंबर का प्रश्न है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो एक व्यक्ति थे शंकरन नायर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि आ सकता है।
अगला है 31 नंबर का प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था? तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया गया था। हंटर कमेटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है 32 नंबर का प्रश्न है कि जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया था उसमें उनके सदस्यों में कितने भारतीय शामिल थे? तो उसमें 3 भारतीय शामिल थे हंटर कमीशन में। ठीक है। आगे है 33 नंबर का प्रश्न, कांग्रेस के नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित की गई थी। ठीक है, किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच का निर्देश दिया था? तो वो थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे और इनके आयोग में अन्य सदस्य थे जिसमें मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी थे। यानी इन तीनों लोगों ने एक कमेटी बनाई और उसका इन्होंने भेजा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारी लेने के लिए। ठीक है। आगे 34 नंबर का प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर चाहा था? चंपारण में चाहा था। मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। आगे 35 नंबर का प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से, ठीक है, तो इसे कब लाया गया था? तो सन 1942 ईस्वी में इसे लाया गया था। आगे है 36 नंबर का प्रश्न, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो तुर्की के एक खलीफा थे, ठीक है, उनके समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब पूरे देश में खिलाफत आंदोलन कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर सन 1919 को मनाया गया। देखिए सन 1919 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कई चीज़ों के लिए, और मैंने 1919 सन से रिलेटेड कई चीज़ें आपको बताई हैं। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा कि 1919 में कौन कौन सी घटनाएं घटी थीं। 38 नंबर का प्रश्न है, हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? तो 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी ने हिंदू और मुस्लिम का एक संयुक्त अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था। अगला है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आज का अंतिम प्रश्न है 40वां प्रश्न आप लोगों के सामने, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में, और खिलाफत आंदोलन के साथ इन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सरकारी कैंपस नाम से आपको मिल जाएगा, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।